नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं पहली खबर की शुरुआत। बिहार में नौकरी की बहार आने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 4 महीनों के अंदर 13,267 पद पर बहाली होगी और इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और मिशन मोड में हेल्थ डिपार्टमेंट में बहाली जल्द शुरू होगी। एनएचएम के 13,267 पद पर यह बहाली होनी है और 4 महीने के अंदर बहाली का स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिया गया है। 2,724 आयुष चिकित्सक होंगे और 4,500 सीएचओ के पद पर बहाली होगी। 757 मेडिकल ऑफिसर्स की बहाली होगी। सहरसा, बेतिया, छपरा में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट लगाए जाएंगे। पटना एम्स, जीएमसी पूर्णिया में थैलीसीमिया डे केयर यूनिट भी स्थापित होगी। तो इन दिनों बिहार में रोजगार के बयार की बात लगातार चल रही है। लाखों नौकरियां देने की घोषणा नीतीश सरकार कर रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर लाखों नौकरी दी जाने का फैसला लिया गया है और इसका ऐलान भी हो गया है। तो अब विपक्ष नौकरी पर क्रेडिट लेकर सरकार पर दबाव की राजनीति बना रहा है। पटना के जेडीयू दफ्तर में पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ रोजगार को लेकर सरकार का पक्ष रखा, बल्कि विरोधियों पर क्रेडिट लेने को लेकर जोरदार पलटवार भी कर दिया। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने और टूटने के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा नौकरी और रोजगार ही बना है। अब जब तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो बिहार सरकार भी 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नौकरी का पिटारा खोल रही है। सोमवार को सीएम के निर्देश पर सभी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया तो अगले ही दिन मंगलवार को जेडीयू के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि सरकार अपने वादे से 1.5 गुना ज्यादा नौकरी देने जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, सभी विभागों को भी निर्देश मिला है, हम लोग मंत्री हैं, सभी को मिला है कि ये मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है और हम बिहार के युवाओं को सरकार की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि ये जो हमारी उपलब्धि है और खास तौर से जो हमने लक्ष्य रखा था उसके विरुद्ध जो उस मामले में रोजगार देने के मामले में भी हमने लक्ष्य से अधिक सफलता हासिल की है। नौकरी पर सरकार का दावा यह है कि 10 लाख का वादा था, अब 22 लाख रोजगार दिए जाएंगे। 5,16,830 सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 1,99,896 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। 2,11,000 रिक्तियों की सूचना आयोगों को भेजी जा चुकी है, जबकि 3 लाख रिक्तियां अगले साल तक भेज दी जाएंगी। मतलब सरकार ये साफ तौर पर कहना चाह रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की सरकार वादे से 1.5 गुना ज्यादा नौकरी देकर रहेगी। मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि नौकरी पर श्रेय लेने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर विजय चौधरी ने कहा कि सरकार महागठबंधन की सरकार से पहले भी नौकरी दे रही थी और गठबंधन के जाने के बाद भी नौकरी दी जा रही है। यह स्पष्ट है कि भले कोई व्यक्ति या कोई पार्टी कुछ भी दावा करे, लेकिन आपके सामने जो आंकड़े आए हैं और वो सभी आंकड़े प्रामाणिक हैं, सभी विभागों से संकलित आंकड़े हैं। सरकार के दावों पर विपक्ष पलटवार कर रहा है और क्रेडिट लेने की बात कह रहा है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि बिहार में नौकरी का श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है। बिहार में नौकरी का श्रेय तेजस्वी जी को जाता है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो 17 महीने का मौका मिला नीतीश जी के साथ काम करने का, मिशन मोड में काम किया। चुनावों में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की नौकरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। अपने घोषणा पत्र में मुफ्त योजनाओं का जिक्र भी किया था। अब इसी की काट के लिए
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार वाला दांव चल दिया है, जिसे किसी भी हाल में विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करने का निर्देश दिया गया है और रोजगार के इसी चाल पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि बिहार में कैसे नौकरी की बहार है। बिहार में रोजगार का मुद्दा अभी का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। नीतीश कुमार नौकरी के वादे पहले भी कर चुके हैं और लगातार बिहार में रोजगार की गारंटी की बात होती है। 7 निश्चय पार्ट 2 के जरिए नौकरियां मिल रही है और विपक्ष के सवालों पर सरकार जवाब दे रही है। हर बार चुनाव में विपक्ष रोजगार को एक मुद्दा बनाता है। तेजस्वी यादव नौकरी पर क्रेडिट हमेशा लेते हैं। 17 महीने बनाम 17 साल का हवाला उनकी तरफ से दिया जाता है। सरकार बहाली के जरिए जवाब दे रही है और कई विभागों में एक साथ बहाली भी निकाली जा रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे बिहार में नौकरी की बहार है। हालांकि इन सब के बीच क्रेडिट लेने की होड़ लगातार मची हुई है। बढ़ते हैं आगे। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई करते हुए एक बार फिर एनटीए को नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। बिहार से गुजरात तक जारी पुलिसिया जांच में आए दिन एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में मेडिकल परीक्षा को लेकर सियासत भी काफी गर्म है। नीट मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान घोटाले की जांच करने वाली याचिका पर कोर्ट ने एनटीए के साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि यदि 0.01% भी खामी मिली तो सख्ती से निपटा जाए। हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं, उनकी शिकायत को नजरअंदाज ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 8 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई के दिन जवाब देने को कहा है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। इस मामले में गिरफ्तार अभ्यर्थी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे उनके नाम पर NHAI के निरीक्षण बंगले में कमरा बुक कर सेफ हाउस से नीट का प्रश्न पत्र छात्रों को देकर सवालों को रटवाया गया था। नीट पेपर लीक कांड की पूरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कब क्या हुआ? परीक्षा के प्रश्न पत्र का सौदा हुआ। प्रश्न पत्र के बदले 30 लाख के सौदा का आरोप लगा। सॉल्वर गैंग का गठजोड़ ऐसा कि 13 परीक्षार्थियों के रोल नंबर मिले। 4 परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए। 9 परीक्षार्थियों से पूछताछ की तैयारी है। आरोपी इंजीनियर सिकंदर कुमार ने प्रश्न पत्र लीक कराने की बात कबूली। पटना को सेफ हाउस बनाया गया था। परीक्षार्थियों को एक जगह बुलाया गया था, उत्तर रटवाया गया। यही नहीं, सीधे एग्जाम सेंटर तक छोड़ा भी गया। इस बीच नीट पेपर लीक केस में सियासत भी जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ है। सरकार इसकी कड़ाई से जांच करा रही है। जिस तरीके से नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई, इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्न पत्र लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। नहीं, इसमें भाजपा और कांग्रेस और महागठबंधन का मामला नहीं है। एक बात सही है कि नीट के परीक्षा में पेपर लॉक हुआ है, उसके अलावा बिहार में भी कई जगह हुआ है, लेकिन उस पर सरकार बहुत सख्त हुई है। देश की प्रतिष्ठित मेडिकल परीक्षा यानी नीट के पेपर लीक होने और गिरफ्तार अभ्यर्थियों के खुलासे ने पूरे सिस्टम में खलबली मचा दी है। परीक्षा रद्द कर इसकी सीबीआई जैसी एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग देश भर में उठने लगी है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की 8 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर
सभी की नजर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नीट पर जारी घमासान को आप भी समझिए। मेडिकल परीक्षा में धांधली पर बवाल मचा हुआ है। देश भर में पेपर लीक होने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार से गुजरात तक जांच बहुत तेजी से जारी है। ईओयू की टीम ने कई गिरफ्तारियां भी की है और पेपर लीक कांड में नए आए दिन खुलासे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर पहले भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। एनटीए को नोटिस जारी कर दिया गया है। छात्रों से लापरवाही बर्दाश्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। और अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। और देखने वाली बात होगी कि 8 जुलाई को जब सुनवाई होती है तो कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, वो छात्रों के हित में होगा या हित, वो भी देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं आगे। बिहार में एक बार फिर उद्घाटन से पहले ही एक और पुल ध्वस्त हो गया। इस बार अररिया जिले के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल धराशायी हो गया है। इससे पहले भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरकर ध्वस्त हो गया था। गंगा नदी पर बन रहा पुल एक बार नहीं बल्कि दो बार बनने से पहले ही गिर चुका है। बिहार में नदी पर बन रहा एक और पुल लापरवाही की भेंट चढ़ गया। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल मंगलवार को भरभरा कर गिर गया। बकरा नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही करीब 12 करोड़ की लागत से बना ये पुल धड़ाम हो गया। पुल का निर्माण सिकटी प्रखंड क्षेत्र के बड़रिया घाट पर पुल का निर्माण किया गया था। पुल के 3 पिलर नदी में जैसे ही धंसे वैसे ही पुल का बड़ा हिस्सा नदी में विलीन हो गया। जिले के ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा ये पुल तैयार किया गया था। जमीन पर ही पिलर गाड़कर तैयार किया गया था। अप्रोच रोड भी नहीं बना था। करीब 12 करोड़ की लागत वाली करीब 100 मीटर का ये पुल था, पर उद्घाटन से पहले ही ये भरभरा कर ध्वस्त हो गया। बिहार में पुलों का गिरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। पिछले साल ही जून में सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिर गया था। उसके बाद इस साल मार्च में सुपौल में कोसी नदी पर बन रहे पुल का स्लैब गिर गया था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। अब अररिया के सिकटी में गिरे पुल के बाद एक बार फिर सरकार के पुल निर्माण से जुड़े कार्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और समझिए कि बिहार में पुल क्यों गिरते हैं। बिहार का एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। 13 साल में तीसरी बार ये पुल बन रहा था और 2011 में पहली बार, 2019 में दूसरी बार और पुल का पिलर बना। 2024 में तीसरी बार पुल का पिलर फिर से गिर गया। 13 साल में करीब 43 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। और अब आपको यह भी समझा देते हैं कि बिहार में कब कब पुल गिरे हैं। 4 जून 2023 की तारीख याद कीजिए, जिस दिन भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल अचानक ही ऐसे ही धराशायी हो गया था। 22 मार्च 2023 की तारीख अगर आपको याद हो तो सुपौल में बकौसी नदी पर बन रहे पुल का स्लैब ही टूट गया। 24 जून 2023 में किशनगंज में मेची नदी पर बन रहा पुल धंस गया और 4 जून 2023 को खगड़िया अकवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा ही गिर गया। 16 मई 2023 की तारीख को अगर याद किया जाए तो पूर्णिया में निर्माणाधीन पुल गिरा था और 19 मार्च 2023 सारण में महानंदा नदी पर बना एक और पुल ढह गया। 16 जनवरी 2023 दरभंगा में कमला नदी पर बना लोहे का पुल गिरा और 18 दिसंबर 2022 की तारीख को याद करें तो बेगूसराय में गंडक नदी पर 14 करोड़ की लागत से बना पुल ढह गया। 9 जून 2022 सहरसा में कोसी तटबंध के पूर्वी हिस्से वाले पुल का हिस्सा गिर गया। अब आप ये समझ सकते हैं कि कहां पर कब कब पुल गिरे हैं। आखिर निर्माण में किस तरह की गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से या तो बनने के बाद या बनने से पहले ही ये पुल
धाराशायी हो जाते हैं, ये जांच का विषय है। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में जिस जगह पर रेल हादसा हुआ था वहां 20 घंटे से ज्यादा समय तक मरम्मतीकरण का काम चलता रहा। उसके बाद ट्रेन का परिचालन सामान्य हो पाया। साइड पर अप डाउन दोनों लाइनें चालू हो गई है। परिचालन सामान्य होने के बाद विपक्ष सरकार पर रेल हादसों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। पर आज हम आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि रेलवे की सुरक्षा यानी सेफ्टी को लेकर सारे भ्रम सब कुछ आपके दूर हो जाएंगे। और आपको इस पूरे आंकड़े को समझाते हैं। 10-10 सालों का ये रिकॉर्ड है। 2004 से लेकर 2014 तक ये जो सरकार थी और 2014 से लेकर 2024 के जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे रेलवे सेफ्टी पर खर्च के आंकड़े रहे हैं। 2004 और 2014 की बात कर लें, 10 सालों के रिकॉर्ड की बात करें तो फ्लाईओवर अंडरपास पर 4148 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और इसके अलावा सुरक्षा पर खर्च कितना हुआ है? 70,273 और वहीं 1,77,332 करोड़ यानी कि 2.5 गुना ज्यादा खर्च किया गया है। रेलवे सेफ्टी के खर्च पर क्या कुछ आंकड़े रहे वो हम आपको बता रहे हैं। ट्रैक नवीनीकरण का आंकड़ा भी जान लीजिए। 14,985 करोड़ नया ट्रैक बनाए गए 2004 से लेकर 2014 के बीच में। और वहीं रेल फ्रैक्चर की बात करें तो 2023 से 24 के बीच में यह आंकड़ा 2.88 गुना और भी ज्यादा बढ़ा है। यानी कि अंतर आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। इन आंकड़ों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एनडीए की मौजूदा सरकार की ओर से काम बहुत सारे किए गए हैं। सिर्फ खर्च ही नहीं बढ़े बल्कि नई तकनीकों से रेल हादसों में काफी कमी आई है। और इस आंकड़े को हम आपको समझा रहे हैं। इस ग्राफिक्स के माध्यम से अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे इस आंकड़ों में अंतर नजर आ रहा है। और समझिए कि रेलवे सेफ्टी पर कितना काम अब तक हुआ है। देश में रेलवे हादसे रोकने की कोशिशें लगातार जारी है। हादसों पर विपक्ष भले ही सरकार पर सवाल उठाता है, लेकिन रेल मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए वो सब कुछ बयां कर रहे हैं। यूपीए सरकार के 10 साल का डेटा भी जारी किया गया। एनडीए सरकार के 10 साल का आंकड़ा भी पेश किया गया। और आंकड़े जो अभी अभी हमने आपको दिखाए उससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। और ये बताया गया है कि कैसे रेलवे सेफ्टी पर काम लगातार निरंतर किया जा रहा है, क्योंकि जो खर्च है उसमें तो बढ़ोतरी हुई ही है, साथ ही साथ नई तकनीकों का इस्तेमाल भी लगातार किया जा रहा है। पूर्व की सरकारों से कई गुना ज्यादा काम मौजूदा सरकार में हुआ। रेल ट्रैक, रेल सेफ्टी से लेकर तमाम चीजों पर ज्यादा खर्च किए गए। सरकार यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। कवच सुरक्षा को लेकर हर जोन में लगातार निरंतर काम किया जा रहा है ताकि इस तरह के हादसों को रोका जाए। बहरहाल इस तरह की दुर्घटना तो दुर्घटना ही होती है, वो कहीं भी हो जाती है, लेकिन उसे रोकने के लिए कवायद लगातार जारी है। बढ़ते आगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज अलग अंदाज देखने को मिला। एन सिन्हा की जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के माथे पर तिलक देख वहां बैठे और 2 मंत्री अशोक चौधरी और प्रेम कुमार का ललाट मिलन करा दिया गया। मुख्यमंत्री के तिलक प्रेम वाले इस अंदाज की हर तरफ चर्चा हो रही है। यूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी समारोह में लोगों से मिलते जुलते हंसी मजाक करते दिख जाते हैं, पर मंगलवार को सीएम का अंदाज काफी अलग दिखा। जगह था बिहार विधानसभा का परिसर और मौका एन सिन्हा की जयंती के आयोजन का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी मौजूद थे। सभी से मुलाकात के बाद सीएम की नजर पड़ती है तिलक लगाए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर। वहीं पर खड़े थे ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी। सीएम ने अशोक चौधरी का हाथ पकड़ा, विजय सिन्हा के पास लाए और फिर दोनों के ललाट को मिलवा दिया। थोड़ी ही दूरी पर मुस्कुराते हुए खड़े थे जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी। सीएम नीतीश कुमार ने जब देखा तो उन्हें भी कुछ कहा। इतने में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपने माथे के तिलक को विजय चौधरी के माथे में लगा दिया। थोड़ी देर बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी तिलक लगाया। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से मंत्रियों का ललाट मिलन कराया, उस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कहते हैं कि नीतीश कुमार सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। दूसरे मंत्रियों में तिलक की संस्कृति को बढ़ावा मिले, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी
हमेशा तिलक का सम्मान करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि सभी तिलक लगाए। कहा भी गया है, चंदनम बंदते नित्यम पवित्र पाप नाशनम, आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वस्तु सर्वदा। ये सनातन का संस्कार है और सनातन के संस्कार को उन्होंने प्रेरित किया है कि सभी लोग इसको लगाना चाहिए। इससे पहले पिछले साल सितंबर में भी पटना में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री की नजर तिलक लगाए एक पत्रकार पर पड़ी थी, तो उन्होंने अपने बगल में तिलक लगाए बैठे मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी की तरफ इशारा कर हंस दिया था। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों का ललाट मिलन कराकर अपने तिलक प्रेम को दर्शाया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।